नमस्ते। आजकल हम देख रहे हैं कि भारत में एक साथ बहुत कुछ हो रहा है। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, दुनिया भर में नई नई पार्टनरशिप्स बन रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो देश हर दिशा में एक साथ दौड़ लगा रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ये सब अलग अलग बातें हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सोचा समझा प्लान है। चलिए आज इसी रणनीतिक दौड़ की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो सवाल वही है कि आखिर कोई भी देश एक ही वक्त पर इतने सारे फ्रंट्स पर एक साथ कैसे आगे बढ़ सकता है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना। तो आइए इस बड़ी पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री की। इस पूरी नेशनल स्ट्रैटेजी का जो पहला और सबसे मजबूत पिलर है वो है हमारी सेना को फ्यूचर रेडी बनाना। और देखिए इसका मतलब सिर्फ नए हथियार खरीदना नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो जंग को लेकर, वॉरफेयर को लेकर पूरी की पूरी सोच बदलने की बात है। और इस बदलाव के बिल्कुल सेंटर में है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं यूनिफाइड थिएटर कमांड्स। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए एक सिंगल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर, मतलब एक कमांड जिसके नीचे तीनों सेनाएं मिलकर काम करें। इससे होगा क्या? जाहिर है जॉइंट ऑपरेशंस और तालमेल कहीं बेहतर और तेज हो जाएगा। और हाँ, ये सिर्फ कागजों पर बनाया गया कोई प्लान नहीं है, इसे जमीन पर उतारा जा रहा है। हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया है कि ये इंटीग्रेशन एक बहुत सोचे समझे तरीके से हो रहा है। मतलब इसमें सिर्फ जमीन, हवा और पानी की लड़ाई नहीं है, बल्कि आज के जमाने के मोर्चे जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, स्पेस और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इन सबको एक ही कमांड के अंदर लाया जा रहा है। अच्छा, तो ये नया स्ट्रक्चर तो बन गया, पर इसे ताकत कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने भी इस पर जोर दिया है। वो बताते हैं कि अनमैन्ड सिस्टम्स यानी ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, रोबोटिक्स, यहाँ तक कि क्वांटम टेक्नोलॉजी, इन सबको तेजी से अपनाया जा रहा है। और मकसद बिल्कुल साफ है, आने वाले कल की लड़ाइयों में बहुत तेजी से और मिलकर सही फैसले लेना। चलिए, तो ये तो हुई देश की सुरक्षा की बात। अब जरा देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल स्टेज पर भारत अपनी पकड़ कैसे मजबूत कर रहा है। यहाँ भारत के फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ी दिलचस्प चीज दिखती है, वो है इसकी रेंज। मतलब एक तरफ देखिए भूटान जैसे पड़ोसी देश के साथ क्लीन एनर्जी पे काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ मॉरिशस के साथ इंडियन ओशन में एक एडवांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत किया जा रहा है। और फिर अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ इंडो पैसिफिक और वेस्ट एशिया जैसे अहम इलाकों पर सिक्योरिटी डायलॉग्स चल रहे हैं। तो देख रहे हैं हर लेवल पर एंगेजमेंट है। तो हमने मिलिट्री और फॉरेन पॉलिसी की बात कर ली, पर एक बात तो पक्की है, कोई भी देश बाहर तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक वो अंदर से मजबूत ना हो, है ना। तो चलिए अब फोकस करते हैं देश के अंदर यानी डोमेस्टिक ग्रोथ पर। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तो एक कमाल का उछाल देखने को मिला है। सोचिए, सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में सोलर एनर्जी कैपेसिटी में 45 गीगावाट का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। और इसमें लीड कर रहे हैं राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य। ये एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, आप समझ सकते हैं। अब एनर्जी से आते हैं टेक्नोलॉजी पर, और यहाँ भी आत्मनिर्भरता की कहानी आगे बढ़ रही है। आपने HCL और फॉक्सकॉन का नाम तो सुना ही होगा। इन दोनों ने मिलकर इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी है। ये क्या करेगी? ये बनाएगी सेमीकंडक्टर्स, वो चिप्स जो आज हर इलेक्ट्रॉनिक चीज की जान है। तो ये देश के टेक फ्यूचर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा माइलस्टोन है। लेकिन देखिए, तरक्की का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्री और मशीनें नहीं होता। असली इन्वेस्टमेंट तो लोगों पर होता है, देश के भविष्य पर, और वो भी हो रहा है। जैसे पोषण पखवाड़ा अभियान, जो बच्चों के दिमाग के विकास के लिए उनके पहले 6 सालों पर फोकस कर रहा है। और साथ ही इनोवेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में रिसर्च के लिए अब प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज किया जा रहा है। अच्छा, तो हमने मिलिट्री, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी की बात कर ली। अब आते हैं एक ऐसे पहलू पर जो शायद इन सबसे ज्यादा जरूरी है, जो किसी भी देश की असली पहचान होता है। बात करते हैं कल्चर, सिविक्स और स्पोर्ट्स की। अपनी विरासत को दुनिया तक पहुंचाने के लिए भी एक नई पहल हुई है,
दूरदर्शन और आईसीसीआर के बीच एक 3 साल का अग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत भारत के कल्चरल शोज और परफॉर्मेंसेस को दुनिया भर में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दिखाया जाएगा। मतलब दुनिया को भारत की सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू कराने की एक बड़ी कोशिश। सिविक्स की बात करें तो यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट है। इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल में एक स्पेशल रिवीजन प्रोसेस चलाया था। इस प्रोसेस के बाद वहां की वोटर लिस्ट से करीब 91 लाख नाम हटाए गए हैं। ये नागरिक प्रक्रियाओं को और दुरुस्त करने का एक उदाहरण है। और आखिर में बात करते हैं स्पोर्ट्स की, जहां हमारे एथलीट दुनिया में धूम मचा रहे हैं। शूटिंग में देखिए, पलक गुलिया और मुकेश नीलावल्ली ने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि एक जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। और उधर कुश्ती में सीनियर एशियन चैंपियनशिप्स में मीनाक्षी गोयत, हंसिका लांबा और नेहा ने भी मेडल्स जीतकर देश का नाम रोशन किया है। तो अगर हम इन सब डॉट्स को कनेक्ट करें तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर ये है कि ये कोई एक दो चीजें नहीं हैं, बल्कि एक मल्टी फैसेटेड स्ट्रैटेजी है। एक ऐसी रणनीति जिसमें मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन, डिप्लोमेसी की फुर्ती, देश के अंदर आत्मनिर्भरता और कल्चरल वाइब्रेंसी, इन सब को एक साथ गूंथकर एक बड़े नेशनल ब्लूप्रिंट को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो सवाल अब ये है कि जब मिलिट्री, डिप्लोमेसी और डोमेस्टिक ग्रोथ, ये सारे इंजन एक साथ फुल स्पीड पे चल रहे हैं, तो भारत की ये गाड़ी आगे जाकर कहाँ रुकेगी? क्या होगा इसका अगला पड़ाव? सोचने वाली बात है ना?